Let x and a stand for distance. A is integration of dx upon a square minus a square equal to 1 by sin inverse of a upon x. sin inverse के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप लिखते हो ना कि sin थीटा इक्वल टू मान लो या sin x इक्वल टू y मान लो, तो x को आप लिख सकते हो sin इनवर्स ऑफ y. ये दोनों ही डायमेंशनलेस होते हैं. sin x, sin के अंदर कौन रहता है? एंगल. एंगल इज डायमेंशनलेस, x डायमेंशनलेस है. इक्वल टू जो वैल्यू आएगी उसका भी तो कोई डायमेंशन नहीं होता. तो साइन इनवर्स ऑफ a अपॉन x शुड बी डायमेंशनलेस, वो है l बाई एल. हिंट दे दिया मैंने करण प्रताप सिंह तेरे को. हाँ बे ठाकुर, मौनी में ही थे. हाँ मॉर्निंग बैच में. अभिनव वर्मा, बोलो वर्मा जी. किधर है? अच्छा, तूने क्या बोलना? तेरे को तो एक फॉर्मूला नहीं याद. बोलेगा? डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? आदित्य बैक, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? जब आप dx बोलते हो तो x क्या है? लेंथ. x लेंथ है. L2 माइनस L1 को dx बोल सकते हो, चेंज dx. L2 माइनस L1 के डायमेंशन क्या आएंगे? L ही तो आएंगे यार. dx चेंज इन लेंथ है. अरे चेंज भी तो उसी के बराबर आएगा, 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल, एप्पल ही बचेंगे, तरबूज थोड़ा मिलने तेरे को उससे. तो dx जब लिखते हो तो dx का मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और चेंज के डायमेंशन वही होते हैं जो x के डायमेंशन है. लेंथ क्या बोल? ठीक है, मतलब डायमेंशन ठीक है ना? इतना समझाने के बाद ही वहीं का वहीं है. कालिंदी गुप्ता, हाँ जी. कौन डायमेंशन से आगे बेटा? ये तो डायमेंशन है. तो बेटा दिमाग नाम की चीज़ का यूज़ करो. तुम लॉकडाउन के चक्कर में दिमागी होके बैठ गए हो सारे के सारे. राजन कुमार गुलेरिया, खड़ा हुआ पहले. सर्वेश शर्मा, तनिषा, हाँ जी. एक एल आ रहा है, एल नहीं आ रहा है. इसका डायमेंशन भी लेंथ है. एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अंडर रूट है ये, और अंडर रूट में ये भी एल है. कौन कट गया? एल स्क्वायर का अंडर रूट एल नहीं हो गया? ऊपर लेंथ, नीचे एल स्क्वायर का अंडर रूट, वो लेंथ हो गया. लेंथ बाय लेंथ इज डायमेंशनलेस. यहां कोई डायमेंशन नहीं है. dx लेंथ का डायमेंशन, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अंडर रूट है, एल का डायमेंशन डायमेंशनलेस. लेकिन राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या है? एल इनवर्स. इसका कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन 1 बाय ए तो लेंथ के डायमेंशन है. राइट हैंड साइड के डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं है, इसलिए इक्वेशन इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है. पर्ल सूत्र, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला. L2T-2. और अगर गैस कांस्टेंट का पूछें तो K-1. बैठ. सर्वेश सिंह गुलेरिया, गुलेरिया जी.
ये इक्वेशन ध्यान से देखिए और ये बताइए कि x एंड a हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ बेटा, वैसा ही है। यहाँ n की वैल्यू क्या हो ताकि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाए। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ n सो दैट द इक्वेशन बिकम डायमेंशनली करेक्ट। हाँ जी, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं था, हमने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करनी थी, हमने सिर्फ डायमेंशन चेक करने थे। इंटीग्रेशन को देख के सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, हमने कोई इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना था, हमने सिर्फ डायमेंशन चेक करने थे कि वो सेम है या नहीं है, दैट्स इट। गुलेरिया बोल बेटा, वो गुलेरिया भाई। सूर्यांश चौहान, चौहान साहब किधर हैं? हाँ जी चौहान साहब, n की वैल्यू क्या हो सो दैट द इक्वेशन बिकम डायमेंशनली करेक्ट। क्या करूं मैं बेटा, तुम्हारा सेम क्वेश्चन करवाया अभी थोड़ी देर पहले, वही दोबारा दे दिया है थोड़ा सा चेंज करके। अभिलक्ष टांटा, हाँ जी, कैमरे मार तू सिर पहले, बाकी बाद में करियो। हाँ, तो फिर क्या करें, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अक्षिता शर्मा, अक्षिता शर्मा है बेटा? क्या अक्षिता शर्मा है? अनुष्का ठाकुर, अनुष्का n वन होना चाहिए बेटा। वो कैसे लगा तेरे को भी n वन होना चाहिए? हम्म, अवरिल नेगी, अवरिल नेगी है बेटा? नहीं, अवरिल नेगी है। आयुष ठाकुर बोलना चाहेगा क्या? कौन वन हो जाएगा? n? अबे n की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। मानवी चतुरी भाई, जागृति, हाँ जागृति, बिल्कुल सही है। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर, एल हो गया, एल अपॉन एल डायमेंशनलेस हो गया। हाँ, बैठ बेटा, अब इतना दिमाग तो चलना चाहिए ना बेटा। यहाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एल बाय एल डायमेंशनलेस, वन भी डायमेंशनलेस, लेकिन यहाँ डायमेंशनलेस है, राइट हैंड साइड पे ए लेंथ है, लेंथ की पावर जो लोग वन बोल रहे हैं उनका दिमाग इतना नहीं चलता कि लेंथ की पावर वन का मतलब लेंथ के डायमेंशन आ गए। यहाँ लेंथ के डायमेंशन, यहाँ कोई डायमेंशन नहीं, ऐसे होता है क्या? जो डायमेंशन यहाँ पर है लेफ्ट साइड पे वही डायमेंशन राइट हैंड साइड पे आएंगे। n शुड बी 0, l रेज़ पावर 0 इज 1 नाउ, तो द वैल्यू ऑफ n शुड बी 0, ये आपका सही आंसर था। जागृति ने आंसर किया ना बेटा? हाँ जी बेटा, नीचे बैठे चलो कभी, और तुम लोग सब मेरी सारी नज़रों में रहोगे, कभी भी यहाँ से दफा कर सकता हूँ। बाकी लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और हमारे साथ हमारी नेचर का आप लोगों को पता है, आपकी नेचर का हमें पता चल रहा है। जो लोग ज़बरदस्ती अजीब से बने हुए हैं कि हाँ हमने पढ़ना भी नहीं और रहना भी यही है, तो उनको वार्निंग है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इस तरीके से आप यहाँ नहीं रह पाओगे। dx का डायमेंशन किसका बेटा? लेंथ का, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, तो क्या बना? एल स्क्वायर,
एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर का एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा ना बेटा, और एल स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? एल। ऊपर भी लेंथ के डायमेंशन, नीचे भी लेंथ के डायमेंशन, डायमेंशनलेस। ये लेंथ बाय लेंथ डायमेंशनलेस, वन वैसे डायमेंशनलेस। ये तो सही है जी, ये तो डायमेंशनलेस आना भी चाहिए। लेकिन अगर ए क्या है? लेंथ, वो लिखा है उसने, ए है डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ की पावर अगर 1 2 3 4 कुछ लिख देते हो तो यहां से डायमेंशन मैच नहीं हो पाएंगे। ये अगर डायमेंशनलेस है तो इसको भी डायमेंशनलेस करना, मतलब इसकी पावर क्या रखनी पड़ेगी? 0। एनीथिंग रेज पर 0 इज 1। तो आपके एन की वैल्यू जब तक 0 नहीं होगी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो पाएगी। अगर एन की वैल्यू 0 डाल दोगे इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो चुकी है। यही आपसे पूछा गया था कि अगर एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाए। क्या सबको क्लियर हो गया? मैंने एरर पे जाना था लेकिन तुम लोगों की हालत देखे मैं यहीं पे इसी चैप्टर पे टिका हूँ, दोबारा वही क्वेश्चन करवाने पड़ रहे हैं। यह है सेकंड जो आपको करवाया था, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। एक कुछ करवा चुका हूँ आपको, एक आधा पिछली बार करवा दिए थे शाम वाले बैच को। ये और कुछ फॉर्मूले आपको डिराइव करने के लिए दिए गए हैं। टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। तो इसमें क्या बोलना चाहता है कि डेंसिटी इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन एफ, एल एंड टी। पावर का अपने को पता नहीं है तो आप पावर लिख दो ना, एफ रेज पार ए, एल रेज पार बी एंड टी रेज पार सी। मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला बोलोगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एफ रेज पार ए, एल रेज पार बी और टी रेज पार सी। सॉल्व करिए बेटा। क्या किया था लास्ट टाइम हमने? लेफ्ट हैंड साइड के भी डायमेंशन डाले और राइट हैंड साइड में सारे का सारा सॉल्व किया, ए बी सी की इक्वेशन बनाई और ए और बी और सी फाइंड आउट किया और उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास फाइनल आया था। तो ये जो हमसे जानना चाहता है, टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ रेज पार ए, एल रेज पार बी, टी रेज पार सी। लास्ट टाइम किया था ना बेटा ऐसे क्वेश्चन हमने। वैसे ही क्वेश्चन एक और है, आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अरे बे ये बोल रहा है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ रेज पार ए, फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है लेकिन पावर पता नहीं है। लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है लेकिन पावर पता नहीं है। टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है लेकिन टाइम पावर पता नहीं है। तो आपका एक्सप्रेशन फाइनली बनेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के कोई डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशनलेस होगा। एफ का एम एल टी माइनस 2 रेज पार ए, डायमेंशन लिखिए सबके। लेंथ रेज पार बी, टाइम रेज पार सी। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस 3। के डायमेंशनलेस होता है तो एम रेज पार ए यहां से आया, एम रेज पार ए यहां से आया। हमने एम तीनों में देखना है कहां कहां पर है और एम की नेट पावर लिखनी है। कनिका राघव, एम रेज पार ए आया बेटा, और तो नहीं कुछ लिखूं? एम की पावर वो एम रेज पार ए आया, यहां से 1 आएगी चाची, ये नहीं। एम की पावर, फिर एल की पावर कितने लिखूं? ए प्लस बी, टी की पावर प्लस सी, दैट्स इट। अब एक को क्या किससे इक्वेट करूं?
तो अब आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली तब करेक्ट होगा जब एम एल और टी की पावर दोनों तरफ सेम होगी। अब पावर इक्वेट कर देनी है, ए की वैल्यू 1, ए प्लस बी की वैल्यू -3, क्योंकि ए की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू -3 आ गया, तो बी आ गया -4। तीसरा -2a प्लस सी की वैल्यू 0, यहां टी ही नहीं है, इक्वल टू 0, ए की वैल्यू डालें 1, -2 प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 2, एंड दैट्स इट। ये आपका फॉर्मूला है FL -4 इंटू टी स्क्वायर। यही था ना, ए बी सी की वैल्यू डाल दी इसमें, या ऐसा बोलो के FT² डिवाइड बाय L⁴, ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। आया? अब अपने आप करिए प्रेशर के लिए ऐसी, P डायरेक्टली पोजिशन टू F⁴A, L⁴B और T⁴C। आ गया भाई, सॉल्व कर लिया? प्रेशर के लिए सॉल्व करिए सब लोग जल्दी से। हो गया? है जी? मोमेंटम लीनियर होता है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो लीनियर होता है, एंगुलर लिखा होगा जब भी होगा तो। सिंपल मोमेंटम लिखा है तो लीनियर है। विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बोल करने का, गैस कांस्टेंट K-1, स्पेसिफिक हीट पक्का, क्यों होता है MC/DT? K-1 भी आता है, फॉर्मूले याद रखिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये आते हैं ना, +2 तक के सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। अगले साल +2 करोगे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिक्स के याद है वहाँ के याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई 100-200 हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिक्स की टर्म में सारे करवा दूंगा मैं तुम्हें, इन्हीं की टर्म में सारे करवाऊंगा, इसलिए इनको याद करवा रहा हूँ। बैठे चे कर लिया प्रेशर का? क्या आया? के F/L², फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है F/L²। क्या सभी का आया? क्रिश ठाकुर। तो ठाकुर साहब हमने अगले क्वेश्चन में जाना है। ये प्रेशर का आ गया, अगला अपने घर में करना है तुम लोगों ने। ये एक और आ गया हमारे पास, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। The frequency F of a stretched string depend upon the tension F, ये पिछली बार करवाया था शायद क्वेश्चन, length L of the string and the mass per unit length mu of the string. Derive formula for frequency, आप करिए दोबारा से। mu is mass per unit length of the string। आजा कृष्ण ठाकुर कर बेटा के। चलो वहां से निकलना मुश्किल, रहते वहीं रहे। क्या करेगा बोल? पहले लिखा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली पोजिशन टू F⁴A, L⁴B और μ⁴C। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? F का क्या होता है? फोर्स का, लेंथ का, लेंथ, म्यू का, मास पर यूनिट लेंथ का, ml-1। डालिए सारे फॉर्मूले।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्रिस ठाकुर क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और लेटेंट हीट का L2T-2। बैठ जा, मुश्किल काम नहीं है बेटा, हमारी मदद करो। हम बुरा नहीं चाह रहे हैं तुम्हारा, हम चाह ये रहे हैं कि तुम लोग जब यहाँ से 2 साल के बाद निकलो तो अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी डायरेक्शन लेके निकलो। पता हो कि 2 साल विद्यापीठ में लगाए तो उसका फ़ायदा हुआ है, ना पैसा बर्बाद गया ना टाइम बर्बाद गया। ये पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता जितना लाइटली तुम लोग ले रहे हो ना। तुम 1-1 लाख रुपया पेरेंट्स देते रहते हैं और तुम्हारे को लगता है कि हाँ वो कमा रहे हैं, भैया उनका काम तो कमाना है ना, तुम्हारे लिए कमाते रहें देते रहें, तुम्हारा कोई फ़र्ज नहीं। पर 50 रुपये कमाने मुश्किल हो जाएंगे। इस जैसे बंदे को सीमेंट की बोरी उठा के नीचे तक भेजेंगे, 50 रुपये मिलेंगे, मर जाना रास्ते में, आधा ख़त्म हो जाना रास्ते में। तो पैसे कमाना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इसकी इज्जत करो यार। किसी ने तुम्हारे लिए अगर कोई पैसा खर्च कर रहा है उसकी थोड़ी बहुत तो इज्जत दो, थोड़ा बहुत तो उसको रिगार्ड दो कि वो जो चाह रहा है वो करने की कोशिश तो करो। किसने कर लिया गुड मंथन? और बेटा इतना ही टाइम लगना चाहिए था, हो गया? ग्रेट। तू अभी बस सोचती रहे अभी क्या लिखना है, जल्दी कर। इतना कि तो मैंने लिख दिया हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं किया हुआ है। ये तो फॉर्मूला बाद में बनना है, एक आगे लिखा हुआ है, आगे चल जल्दी कर। अभी तक क्वेश्चन ही लिखा है बस, है ना? ये नहीं कि करने की दिया तो मैं करूं भी। कहाँ किया? पुराना नहीं बोल रहा हूँ, जो अभी करने को दिया वो कहाँ किया? तो अभी वाला पुराना कि तो थोड़ा ही हमने करने को अभी करने को दिया। मतलब तुम लोगों को इतना भी नहीं लगता यार भाई कुछ बोल रहा है तो मैं हम सुने उसको? कर कर आगे। एम की पावर ए यहाँ से आई और यहाँ से सी आई, एम रेश पावर ए प्लस सी। और यहाँ क्या है पावर? एम की 0, एल की 0, T-1। कर आगे जल्दी कर। डायमेंशन लिख बेटा, अब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिख, M0 L0 T-1। कुछ नहीं, डायमेंशन तो लिखे जा सकते हैं, डायमेंशन लिखने में कौन सी तबीयत खराब होनी है? लिख फिर। अभी तक नहीं हुआ, लोगों ने कब का ख़त्म कर लिया हुआ। पढ़ना नहीं घर में जाके, डायमेंशन नहीं बताओ ना तो क्या है? क्या कर रहा है चंपू? फ्रीक्वेंसी का होता है ML0 T-1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी पता कहाँ से क्या करेगा? क्या घर वाले भेजो था पढ़ने को, इसको मस्ती मारनी यहाँ पे। मनस्वी शर्मा बेटा, क्या है बेटा फॉर्मूला? ये आ गया 1/L(F)(1)μ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बोल। तो आपको ये करना था M0 L0 T-1 इक्वल टू ML T-2 रेश पावर A L रेश पावर B और ML -1 रेश पावर C, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है वो। M की पावर क्या आ गई मनस्वी? A प्लस C। L की पावर T की पावर -2 है। यहीं से पावर निकाली तो आई, और अब आपने इनको इक्वेट कर दिया। A प्लस सी 0 के बराबर आएगा, A प्लस बी माइनस सी भी 0 के बराबर आएगा, -2A -1 के बराबर आएगा। सॉल्व किया तो A B C की वैल्यू निकल आई। यही तो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, और क्या है? फॉर्मूला डिराइव करना यही है। प्रत्युष राज शरण, प्रत्युष राज डायमेंशन फॉर्मूला तूने बताना है एंगुलर वेलोसिटी का।
T-1। एंगुलर एक्सेलरेशन का T-2। फ्रीक्वेंसी का, एंगल का, टॉर्क, कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बैठ बेटा। रक्षिता वर्मा, रितिका, रितिका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। रिया मचान, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। एक ही बारे में बोलना होता है बेटा, सोच समझ के बोलो। शिवांगी ठाकुर, शिवांगी ठाकुर है। शरने से पूछ लिया। शर्लिन सुमन, शर्लिन सुबह तो थी मेरे ख्याल हो। तन्वी, तन्वी वहाँ पर है ना, ऑनलाइन है। उत्कर्ष शासनी, तूने बताना वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। वर्क, टॉर्क का, जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही एक और फिजिकल क्वांटिटी का भी होता है, उसका नाम क्या है? बात नहीं करेगा नहीं। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही एक और फिजिकल क्वांटिटी का भी होता है, उसका नाम क्या है? कान के नीचे पड़ेगा ना, प्लैंक कांस्टेंट भूल जाएगा, अपने कांस्टेंट याद आएंगे सारे। यहां तक सुनाई दे रहा है? वंशिका शर्मा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। वंशिका स्टैन, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। mL2T-1। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? वासी वर्मा, याचना मेहता। याचना, मुझे आप ये बताइए कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम, स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखवाया मैंने आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा। M-1। बोलो मत, यहां तक आवाजें आ रही हैं, मरोगे मेरे से। हाँ, नहीं बेटा, इतना टाइम समय नहीं होता, ये सारे फटाफट से आपको सुनाने होते हैं। कुछ डायमेंशंस फॉर्मूला और नोट कर लें। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला होता है F=μ×n। क्या ये म्यू, mu? इसी म्यू को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स है और n भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसको।
रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स। अब म्यू आ जाएगा एफ डिवाइड बाय एन, फोर्स डिवाइड बाय फोर्स, डायमेंशनलेस, कोई यूनिट भी नहीं होता इसका। तो आज मुझे एरर करवाने थे, तुमने डायमेंशन में टांग के रख दिया। रेनॉल्ड्स नंबर, फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने नंबर बोला, ये सिंपल नंबर है और इसका कोई डायमेंशन नहीं, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं। तेरे को कुछ पता चल रहा है बेटा? कुछ पता चल रहा है? पहले कहीं पे किया है थोड़ा बहुत डायमेंशन वगैरह? नहीं, फिर नहीं आज पता चलेगा तेरे को, नहीं चलेगा आज पता, क्योंकि हम एप्लीकेशन पे हैं। नया टॉपिक कल शुरू हो जाएगा अगले लेक्चर में, फिर समझ में आना शुरू हो जाएगा। पिछला लेकिन कवर अप करना है, टाइम लेना है टीचर लोगों से कि मेरा पिछला रहता है, बोलते रहना, बताते रहना, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर प्योर नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं। एंगुलर इम्पल्स का मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, और एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का होगा, ml/t-1। स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम की है बेटा, क्या है कि एंगुलर मोमेंटम की, जैसे इम्पल्स था हमारे पास ना F/t है ना बेटा, वैसे एंगुलर इम्पल्स τ/t भी होता है। और टॉर्क का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूटन मीटर सेकंड भी बोलते हैं इसके ऐसा यूनिट को, न्यूटन मीटर सेकंड। कौन सा ये? न्यूटन मीटर सेकंड। स्टीफन्स कांस्टेंट समझ लें बेटा। स्टीफन्स कांस्टेंट क्या है? मैं हूँ, तुम हो, कोई भी बॉडी है, लिविंग नॉन लिविंग, जितने भी बॉडीज हमारे सराउंडिंग में है, हमारी दुनिया में है, वो सब 0 केल्विन से ऊपर अगर टेम्परेचर तो रेडिएशन एमिट भी करती हैं, एब्जॉर्ब भी करती हैं। मैं भी इस टाइम हीट रेडिएशन एमिट भी कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब भी कर रहा हूँ, तभी मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर है ना। ये बेंच है, चाहे नॉन लिविंग है, और ये भी इस टाइम क्या कर रहा है? रेडिएशन एमिट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पावर बोलते हैं उसको। तो जो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड ऑफ द बॉडी है, जिसको हम पावर बोल रहे हैं, पता किसके बराबर होती है? सिग्मा A/T⁴। किसके बराबर बेटा? सिग्मा A/T⁴। सिग्मा इज नोन एज स्टीफन कांस्टेंट, A एरिया और T टेम्परेचर इन केल्विन। तो सिग्मा आ जाएगा पावर डिवाइड बाय एरिया इंटू T⁴। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला ml/t-3, एरिया का L2, टेम्परेचर का केल्विन। ये स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। और ऐसा ही यूनिट बनेगा पावर का वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़⁴, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़⁴। सिट डाउन, बैठे। फिर बोल रहा हूँ, हमारी फिजिक्स शुरू होने वाली है। जैसे ही मेरा एरर खत्म होगा, अभी फिजिक्स नहीं चल रही है, ये एक्सपेरिमेंट साइंस का एक पार्ट है जो कि आपको करवाया जा रहा है। फिजिक्स की डिफरेंट टर्म्स है जो आपको करवाई जा रही हैं। फिजिक्स आने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसे जैसे रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, यहाँ क्रैम करना पड़ा तुम्हें कुछ चीज़ों को, वहाँ क्रैम नहीं, वहाँ समझने का पोर्शन सारा आ रहा है। तो हमारी हेल्प करिए कि हम लोग आपको कहीं पहुँचा सकें, और वह हेल्प ये है कि जो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते जाएँ वैसे वैसे आप काम करते रहिए। और जो स्कूल वाले लोग हैं उनको परेशानी होनी है, हमने पहले बोला, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा 1 साल का नहीं है, कई सालों का एक्सपीरियंस है। हम आपके स्कूल के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उन्होंने अपना सिलेबस पे टारगेट फोकस किया होता है, समझ में आया नहीं आया भाड़ में गया। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट ये है पहले समझ में आए, फिर असाइनमेंट उसके हो जाए, और उसके बाद तुम जहाँ मर्जी जाके बैठो, जिस मर्जी एग्ज़ाम में जाके बैठो, वहाँ नंबर कम से कम आए। तो उन लोगों के टारगेट अलग होते हैं, हमारे टारगेट अलग होते हैं, इसलिए हम इतनी जल्दी नहीं चल सकते जितने तुम्हारे स्कूल वाले चलते हैं। पर फिर भी आप लोगों को ये एश्योर करते हैं कि आप लोग स्कूल का भी कुछ पूछोगे। मैंने शुरू में भी कहा था आपको कि स्कूल में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप स्कूल का भी पूछिए, पर पूछना तो तुम नहीं है यार। स्कूल में कोई अलग टॉपिक चलेगा, वो चलेगा, पॉसिबल नहीं है कि वो हमारे साथ चलें, क्योंकि हम
हम आराम से, अब ये अगर चीज़ें मैं नहीं बताता, आज मैं पूछता नहीं तुमसे, मैं आगे चला जाता, तो रह गया, हमेशा के लिए रह गया टॉपिक तुम्हारा, किसी को नहीं आता। और ये एज्यूम करके अगर मैं चल पड़ता कि हाँ इनको तो मैंने करवा दिया, आता है, तो हो लिया तुम्हारा, तो बट्टा गोल हो लिया। तो नहीं चल सकता मैं 2 घंटे तुम लोगों ने मेरे बर्बाद किए आज, उसी में डायमेंशन में दोबारा क्वेश्चन और दोबारा वही क्वेश्चन, सेम चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। क्योंकि मुझे वो तसल्ली चाहिए कि हाँ अब ये ठीक बोल रहा है, अब ये कर सकता है। और जिनके मार्क लगे हैं उनकी अगली बारी भी ऐसी होनी है, 2 घंटे खड़े रहोगे, मैंने मार्क कर लिया है, पूरे 2 घंटे खड़े रहोगे। और आज तो मैसेज तो जाना ही है, अब मैसेज रोज जाया करेंगे, अब मैसेज में कोई ढील नहीं, बथेरा हो लिया, मजाक जितना होना था। अपना सीरियस हो जाइए, और बार बार बोल रहा हूँ, हमारी मदद करिए अपना फ्यूचर बनाने में। हम कुछ और नहीं चाह रहे हैं, तुम्हारा फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर तुम किसी और डायरेक्शन में दौड़े रहोगे, मस्ती मारने का टाइम नहीं है। 2 साल में जो फ्यूचर बना गया वो बना गया, बाकी भटकते फिरेंगे, आवारा बहुत बुरा वर्ड है, लेकिन वही है। हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, 140 करोड़ कम नहीं होती है। अगर आप कुछ नहीं बन पाते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके बाद आप कुछ और निकलो, है ऑप्शन, पर अभी से अगर पढ़ने की आदत नहीं तो आगे कैसे निकलोगे यार। HAS है, IAS है, पर वो तो इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बाद भी बन सकते हो ना। अगर आप में दम है तो इसके बाद बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद जा रहे हैं, और MBBS के बाद जा रहे हैं। लेकिन अगर आप में अभी पढ़ने की आदत नहीं तो बाद में कहाँ बनोगे यार। पढ़ने की आदत तो चाहिए ना, वो तो करना पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ी तो यहाँ बिल्कुल, बहुत बुरा वर्ड है लेकिन बिल्कुल कुत्ते वाला भटकने वाला काम हो जाता है, आवाराओं की तरह। जॉब ढूंढना मुश्किल, ये आसान थोड़ा है। इतनी सारी पॉपुलेशन के बीच में आपको सरवाइव करना, आपको ये शो करना कि यार हाँ मैं भी जिंदा हूँ, मैं भी हूँ। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में वहाँ कुछ अलग करना पड़ता है आपको, अलग से ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, या किसी और फील्ड में आपको अलग करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबका फ्यूचर यही है। अगर आपको कुछ अलग और अलग लगता था, आपको वो अडॉप्ट करना चाहिए, मज़ा आना चाहिए काम करने में। जैसे मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, मैं सुबह से लगाऊँ, आज 5:45 से लगाऊँ, बीच में क्लासेस थी, पर तुम अगर करके आते हो तो एनर्जी हमारी और बढ़ती है, पर मुझे थकान नहीं होती पढ़ाने में। तो इसी तरीके से हो सकता है तुम्हारा मनपसंद कोई और काम हो जिसमें तुम्हें थकान नहीं होती, तो यू शुड हैव गॉन देयर। लेकिन अगर इस सोच यहाँ आए तो सोच समझ के आए हो ना कि साइंस रखनी है यार, मैंने ये बनना है, सोच समझ के आए तो हमारी कम से कम इतनी हेल्प तो करो कि हमें तुम जहाँ जाना चाहते हो हम तुम्हें पहुँचा सकें। ये थोड़ा गप्पे, कभी यहाँ से खड़े होकर गप्पे मारी कैंपस में, कभी वहाँ से खड़े हो गए हु हुआ हा हा की, बाकी जब से टीचर पूछ रहा तो आता का नहीं है, तेरे को बोल रहा हूँ। कभी यहाँ जैसे नाचेगा, कभी नीचे जैसे नाचेगा, इधर भी सारे यही है, चाचनी चूचनी, कभी कहीं नाच रहे कभी नहीं कहीं नाच रहे, पूछो तो पता चलता का नहीं है। ये पीछे हुआ हा की, हेलो हेलो की सबसे, और अपने क्लास में गए तो खड़े हो 2 घंटे के लिए बेशर्मों की तरह, ये पर है। और कोई अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं रखेगा, रखेगा तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। वो बंदे ने रखा होता चेंज कर दिया होता, क्यों, क्या नौबत पड़ती तुम्हारे, ऐसी कौन सी तुम्हारी पर्सनल सिक्रेसी है जो तुम्हें माँ बाप से भी छुपानी पड़े। इतने घटिया बंदे हो तुम लोग, पेरेंट्स से जो छुपाओगे तुम, और उससे मतलब तुम छुपाने की कोशिश अगर कर रहे हो तो तुम वाकई में घटिया काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो जिसको छुपाना पड़ रहा है। और जो काम है अभी करने का वही है कि अभी अपने पढ़ाई पे मन लगाओ, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। स्टीफन्स कॉन्स्टेंट आ गया, आगे भाई, ये भी ऐड कर दो इसमें, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, dv अपॉन dx, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dv अपॉन dx। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 डिवाइड बाई L करूंगा तो क्या बना, T-1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है T-1, जो फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, सॉरी, डायमेंशन फॉर्मूला T-1। चेंज इन वेलोसिटी विद डिवाइड बाय टाइम होती है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कैसे चेंज हो रही है, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर नीचे टाइम होता तो ये एक्सेलरेशन बनती।
प्रेशर ग्रेडियंट, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ, P बाय एल, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्या बन गए, ml माइनस 2 T माइनस 2। न्यूटन पर मीटर क्यूब, प्रेशर था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या मैं आगे चलूं? मैं कम से कम बोझ आपके ऊपर रखना चाह रहा हूं, लेकिन जो ये इसलिए करवाया क्योंकि असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन है, ताकि उसमें आपको दिक्कत ना हो। ये कम से कम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बाकी सारे के सारे इनकी टाइम में करवा दूंगा। मैकेनिक्स के कुछ एक थे जो आपको करने थे, तो वो हमने कर लिए। आगे चलूं क्या? एक एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन बची थी, वही करवानी थी आज मैंने, लेकिन सारा पिछला रिपीट हुआ है। अब है वो लास्ट एप्लीकेशन जो बची है, कौन सी? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। डायमेंशन एनालिसिस की एक एप्लीकेशन बेटा और बची है, कौन सी? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। याद रखें कि जब भी हम, जैसे मैं लिखता हूं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। मीटर क्या है? यूनिट। 100 क्या है? मैग्नीट्यूड। और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। n1 इंटू u1 इज ऑलवेज इक्वल टू n2 इंटू u2। ऐसा थोड़ा है कि 1 मीटर अलग है, 100 सेंटीमीटर अलग, दोनों बराबर है ना भाई। तो अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा। यूनिट बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा। मीटर बड़ा यूनिट है ना, तो मैग्नीट्यूड कितना है? 1। लेकिन यूनिट छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। सेंटीमीटर छोटा यूनिट आ गया ना। तो अगर यूनिट छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, यूनिट बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा। n1 u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2 के बराबर आएगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि n इंटू यू का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा बेटा, n इंटू यू का प्रोडक्ट। बस आज का दिन है बेटा, ऐसे बैठना पड़ेगा। इसके अगला टॉपिक जैसे शुरू होगा ना, उस समय में आना शुरू हो जाएगा तेरी। यही तो लिखा हमने, n इंटू यू कॉन्स्टेंट, n मैग्नीट्यूड, u यूनिट। इसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर यूनिट बड़ा है तो n छोटा, और यूनिट छोटा है तो n बड़ा। ये ऐसा बोलिए, n1 u1 इज ऑलवेज इक्वल टू n2 इंटू u2 के बराबर आएगा। बस आपने यहाँ तक नोट करना है, फिर मैं आपको एप्लीकेशन में आगे ले चलता हूँ। साफ दिख रहा है बेटा? वहाँ से दिक्कत होनी कोई? क्या मैं आगे चलूं? आगे चलूं बच्चों? अब एक चीज है बेटा जो आपको ध्यान से देखनी है यहाँ पे, कि n1 इंटू u1, u1 क्या है? यूनिट। यूनिट किसके होते हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे फोर्स है। अब फोर्स का यूनिट होता है mlt -2 के बराबर। तो वो तो इसमें भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा। मान लो ऐसा ही यूनिट है भाई, ऐसा ही यूनिट है तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, mlt -2। यहाँ CGS यूनिट है,
अरे CGS यूनिट में भी डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा कि SI में मास मेजर कर रहे हैं kg में, CGS में मास मेजर कर रहे हैं ग्राम में, यही फर्क है ना। तो ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ N1 इंटू M1 L1T की कुछ पावर होगी ना बेटा, क्या ABC। अभी तो मैंने फोर्स बोला ना, फोर्स का तो MLT माइनस 2, C माइनस 2, B भी 1, ये भी 1। पर यार फिजिकल क्वांटिटी तो कोई भी हो सकती है ना बेटा, कुछ पावर होंगी उसकी। N1 इंटू M1 L1 रेज पावर T1, ये 1 की जगह मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू N2 इंटू M2 L2 T2। मतलब ये हो गया कि अगर आपको N2 फाइंड आउट करना है, किसी दूसरे यूनिट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आएगी N1 इंटू M1 अपॉन M2 रेज पावर A इंटू L1 अपॉन L2 रेज पावर B बेटा, इंटू T1 अपॉन T2 रेज पावर C। N1 था पहले यूनिट में मैग्नीट्यूड, और N2 है जो आपको बोला गया यार इस यूनिट में मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा। मतलब वो क्या बोलेगा, जैसे फोर्स 1 न्यूटन की फोर्स है, बताओ डाइन में वो कितनी बन जाएगी। तो डाइन CGS यूनिट है ना। M1 kg में, M2 ग्राम में, L1 मीटर में, L2 सेंटीमीटर में, T1 सेकंड में, T2 भी सेकंड में। टाइम तो सेकंड ही होता है बेटा SI यूनिट में भी और CGS में भी। तो N2 अगर आपसे कोई बोले कि फाइंड आउट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे N2 फाइंड आउट करने के लिए। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फॉर्मूला जैसा नोट कर लो आप लोग। तेजस्विनी, सलोनी पेटा, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत बढ़िया बेटा। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बैठ बेटा। रश्मि भारद्वाज, रश्मि भारद्वाज, हाँ मॉर्निंग में। मोहित शर्मा, शर्मा जी अब तो पहले भी खड़े थे, दोबारा खड़े नहीं होना बेटा, समझ गया। घर जाके पढ़ना है, काम कर, और कोई काम नहीं होना चाहिए। अब ज़िंदगी बनाओ, 2 साल के बाद फिर करते रहो जो करना है। 2 साल की गेम है, जिसने अच्छे से खेली ना बेटा, वो ज़िंदगी भर के लिए सुखी है। जो इंजीनियर बन गया और IIT में निकल गया अगर आप लोग, तो आज की डेट में, मैं IIT तो छोड़ो, NIT के पैकेज बेटा 1-1 करोड़ के साथ बच्चों ने लिए हैं पिछले साल, हमीरपुर NIT के बच्चों ने 1 करोड़ का पैकेज, मतलब 1 साल का 1 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रुपया महीना, सोच में नहीं सकते। और फ्रेशर 4 साल के बच्चे, अभी वो कोई जॉब नहीं थी उनके पास, एक्सपीरियंस नहीं था, सीधे के सीधे कंप्यूटर साइंस वाले। तो लेकिन, और अब IIT ये तो खैर 7 ही बच्चों को मिला, वहाँ 700 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वो छोड़ो कंपटीशन की बात। लेकिन अगर आप JEE के थ्रू NIT में जाते हो या IIT में जाते हो, तो ये नॉर्मल चीज़ है। 50 लाख 25 लाख का पैकेज तो नॉर्मल है। जो डफ से डफर है उसको भी IIT JEE वाले को 25 लाख का पैकेज है, 2 लाख रुपये महीने का तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी घटिया से कॉलेज से इंजीनियरिंग करके जाते हो कि बस इंजीनियर ही बनना है, तो बाद में लोग शक्ल देख के कौन से की ये, बोले चलो आजकल चाय बनाने वाला नहीं, इसको रखो। तो ये हालत भी है। वहाँ पैकेज की तो भूल जाओ, मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपये महीने का मिलता है। तो उसमें क्या कर लोगे यार तुम लोग, क्यों अपनी ज़िंदगी को हर किसी डायरेक्शन में डालने की कोशिश कर रहे हो। हु हा करके ज़िंदगी नहीं बनती है, ये मेहनत करके बनती है। आते हो तुम लोग 1-आधा घंटा देखता रहता हूँ ऊपर से मैं, बस वो इधर कभी यहाँ से हंसे कभी वहाँ से हंसे, क्लास में गए तो वहाँ पर ठस हुए पड़े सारे के सारे, वहाँ कुछ आता नहीं है। अरे टाइम लगाओ यार, पूछो, हमसे पूछो। स्कूल में तुम्हें अलग सिलेबस चल रहा है, मैं जानता हूँ, वो भी नहीं तुमने पूछना, वो भी हा हु में उड़ाना। हमारी असाइनमेंट वो भी हा हु में जा रही है ना, वहाँ का करोगे ना यहाँ का करोगे, तो जाओगे कहाँ, कितने दिन तक ऐसे चलेगा। तो मेहनत करिए। और ये नहीं होता शो करने का कि तुम यहाँ पे पूछ रहे हो तो साथ वाला बोल रहा है यार तो पढ़ाकू बड़ा भारी है, इस टाइम किसी के पास नहीं है। अगर आप पूछ सकते हो, अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, दूसरे की परवाह मत करो, अपने बारे में सोचो और अपना काम करने की कोशिश करो। डॉक्टर जो बन जाता है, बेशक उसकी सैलरी थोड़ी कम रहती है, लेकिन उसको इज्जत बहुत मिलती है। पर इज्जत भी तभी मिलती है अगर बंदे तुम्हारे पास आए हो, जिंदा रखे तुमने। 2-4 मार दिए तो उसके बाद फिर कोई आता भी नहीं है। तुम कमरे में बैठ रहते हो, बाहर से लोग होते हैं, बोले कौन सा डॉक्टर है अंदर,
बोले बाहर दरवाजे में मर जाना, इसके पास नहीं जाना, दूसरे दूसरे दरवाजे पर लाइन लगी होती है। तो ये ज़िंदगी हमेशा से एक चैलेंज है और रहेगा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर बन गए उसके बाद आपको बस आराम ही आराम है। आए हैं दुनिया में यार, नाम बना के जाओ ना। आराम करने के लिए क्या है? अगर तुम 10-12 घंटे सो रहे हो, आधी ज़िंदगी तो नींद में बिता रहे हो यार। 24 घंटे होते हैं इंसान के पास, 10-12 घंटे आज तक 10 तक तुमने सो के गुजारे हैं। मतलब आधी ज़िंदगी तुम्हारी अगर 70 साल जी रहे हो तो 35 साल तो सोने में चले गए, बाकी बचे 35 साल। उस 35 साल में से 10-12 साल शुरू के बचपन के, उसमें कुछ नहीं करना होता। बाद के बुढ़ापे में 10 साल वो कटा दो, 10 और 20 कट गए, 15 साल बचे इफेक्टिवली। अब उन 15 सालों में भी कुछ नहीं करना, और ये वाला टाइम है वो तुम्हारा 15 साल इफेक्टिव जो टाइम है। अब इसमें भी अगर तुमने कुछ नहीं करना तो ऊपर वाले रखवाला तुम्हारा, क्या और कोई क्या कर सकता है? पेरेंट्स सब जो सपोर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम तुम्हारे लिए कि बेस्ट से बेस्ट जगह तुम्हें भेजना है, वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद तुमने भी तो कुछ करना है यार, कि तुमने बस मस्ती मारनी है, हु हा की, कभी यहाँ से घूमे कभी वहाँ से घूमे, और फिर बाद में जूते खा रहे हैं घर में भी और यहाँ पे। ऐसे थोड़ा होता है यार। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। हो गया, काफ़ी हो गया। वो जो 2 साल थे कोरोना के, वो भी निपट लिए। वो जैसे भी गए, उसमें आदत तुम्हें नहीं थी, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी ना यार। ये प्यार प्रेम से तो हम कर रहे हैं, लेकिन कितना चलेगा ये भी। चलो आगे। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज G इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट? ऐसा यूनिट में है। कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो फॉर्मूला आपको लिखवाया वो अप्लाई करने वाला हूँ। क्या लिखवाया मैंने? n1 u1 इक्वल टू n2 u2। और मैंने ये भी लिखवाया कि भाई n2 कितना आएगा? n1 इंटू m1 अपॉन m2 रेज़्ड पावर a। क्या थी m की पावर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए? -1 m-1 l क्यूब t-2, फिर L1 अपॉन L2 क्या? m-1 l क्यूब, और t की क्या थी? -2। n1 दिया है आपको ऐसा यूनिट में 6.67 × 10⁻11। तो n2 निकालना ना भाई, निकाल लो। n1 की वैल्यू डालो 6.67 × 10⁻11, लिख दिया। m1 ऐसा ही यूनिट है m1, और मास काय में होता है? kg में। m2 क्या है? सीजीएस यूनिट है भाई, मास काय में होता है? ग्राम में होता है। ये 1 ग्राम आ गया। L1 लेंथ काय में होती है? मीटर में। सीजीएस यूनिट में काय में होती है? सेंटीमीटर में। पावर रखते जाइए, -1 है, ये 3 है। T1 दोनों में सेकंड में होता है बेटा ना, एसआई में भी और सीजीएस में भी। यहां तक आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। जो क्लास मिस करेगा वो ख़त्म है, इतना याद रखना। अभी फिज़िक्स शुरू नहीं हुई है, फिज़िक्स इसके बाद इमीडिएटली एक लेक्चर और लगना है एरर का, उसके बाद फिज़िक्स शुरू है। एक भी क्लास जिसने मिस किया वो ख़त्म, क्योंकि पूरा कनेक्टेड होगा वो टॉपिक, और कनेक्टेड टॉपिक का छोटा सा पार्ट मिस किया तो कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करोगे? 6.67 × 10⁻11। आगे 1 kg में क्या होते हैं? 1000 ग्राम, 10⁻³ ग्राम, और नीचे क्या? ग्राम, ग्राम और ग्राम कैंसल, (-1). 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बेटा? 10⁻² सेंटीमीटर, राइट? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, (3). आगे कुछ नहीं बचा, 1⁻² इज 1। ये बचा 10⁻³ और ये 10⁻6, 3 × 2 6, 10⁻6, 10⁻³ 10⁻+3 बच गया। यहाँ करें 8, 10⁻8 बच गया ना। n2 = 6.67 × 10⁻8, और यूनिट आ गया भाई सीजीएस में क्या? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर।
पर ग्राम स्क्वायर। आया भाई? क्या हम आगे चल सकते हैं? कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर कर रहे हैं बेटा हम लोग। क्या तेरे सोने का टाइम हो गया भाई? समझ में आया? कुछ बच्चे अच्छे चले हुए बेटा, याद भी किया है तुम लोगों ने। जो समझने की चीज़ें थी आप आपने थोड़ी सी और समझ ली। कांस्टेंट की पावर में कभी डायमेंशन नहीं होते, याद रखिएगा। बस इतने की मुश्किल आते हैं। ई की पावर में कुछ रख दिया, पाई की पावर में कुछ रख दिया, 10 की पावर में कुछ रख दिया, वो डायमेंशनलेस होगा सारा का सारा। साइन के अंदर जो भी है वो डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि साइन के अंदर कौन रहता है? एंगल। एंगल तो डायमेंशनलेस होता है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनके अंदर कौन उसकी वैल्यू रहेगी, वो भी डायमेंशनलेस होगी। यही चेक करना होता है लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट से मैच हुए या नहीं हुए। एक क्वेश्चन अब और लिखेंगे आप और उसको खुद सॉल्व करेंगे। Convert 1 Newton into another system of units in which mass is measured in quintals. क्या आप जानते हो एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 100 केजी होते हैं। मास इज मेजर इन क्विंटल्स, लेंथ इन मिलीमीटर एंड टाइम इन आवर्स। तो हमने कोई हाइपोथेटिकल यूनिट रेज्यूम कर लिया। ये सीजीएस नहीं है, बेसी बात है, एफपीएस भी नहीं है। हमने अपना नया यूनिट बनाना है। तो हमने कोई हाइपोथेटिकल यूनिट रेज्यूम कर लिया है और हम बोले जी उसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास इज मेजर इन क्विंटल्स, लेंथ इन मिलीमीटर एंड टाइम इन आवर्स। तो 1 न्यूटन को आपको नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जल्दी से करिए। नब्बे ओवर में है बेटा, है 90 मॉर्निंग में, ठीक है। हाँ मॉर्निंग। प्रद्युमन सिंह, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। और लेटेंट हीट का बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल। बैठ। राहुल मेहता, अगली क्लास में आएगा तो सारे डायमेंशन याद होना चाहिए। असाइनमेंट तेरी स्पेशली जो किए होंगे क्वेश्चन तो ऐसे बोर्ड पे करवाने। ये तेरे को बेटा दोस्त तीसरी चौथी वार्निंग मेरे ख्याल से, है ना? तो इसको सीरियसली लेना, आप यहाँ रहना होगा तो। सौभाग्य स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला। L2 क्या होता है? लेटेंट हीट का बता दें, लेटेंट हीट का बता दें। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बाकी लोग न्यूमेरिकल करते रहे सामने।
नेक्स्ट टाइम पहले तुझे डायमेंशन याद होना चाहिए, फिर असाइनमेंट पूछने आना है। असाइनमेंट मुझसे तब तक नहीं पूछेगा कोई नहीं जब तक ये याद नहीं होगे। कैसे समझोगे? मेरा भी टाइम खराब, तुम्हारा भी टाइम खराब। अंबिका, कोई ऐसा रह गया जिसका नाम ना आया हो? सबका नाम आ गया? फिर नाम नहीं आया बेटा? और किसी का नाम बोल बच्चा। गर्विता, बोल बेटा नाम बोल बच्चा। मान्य, मान्य, मान्य ना? मान्य। और इतना मुश्किल नाम रखा हुआ है। तो आ रहा ना, तू बोल भाई। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, K-1 भी आएगा स्पेसिफिक हीट में। और लेटेंट हीट में गैस कांस्टेंट, बैठ बेटा। गर्विता, तू बोल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। L³ T-2। बस ओए चंपू, आराम से बैठ। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट K-1। और सरफेस टेंशन बेटा बोलेगे नहीं? बात नहीं। M, याद करना नेक्स्ट टाइम के लिए। बाकी सबका नाम आ गया बेटा? बैठ नीचे। हाँ जी, किया? कितना आया? आप डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने तो अलग अलग किया ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो N2 फाइंड आउट करने का। ये यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। रेज पावर N MLT-2 होता ना, A की पावर 1, B की पावर 1 और इसकी पावर 2। अब मास M1 kg में, लेकिन M2 100 kg में, क्विंटल में। kg कैंसल। लेंथ मीटर में, लेकिन वहां मिलीमीटर में, 10⁻³ मीटर, मीटर कैंसल। ये सेकंड और टाइम क्या था? आर में बेटा। एक आर में 3600 सेकंड, 36 सेकंड और सेकंड कैंसल। N2 आ गया, ये बना 10⁻² ऊपर आके, 10⁻³ ऊपर आएगा तो बना 10⁻³ इंटू क्या बना? 3600⁻² था ना, ऊपर आएगा तो 3600⁻²। और जब आप सॉल्व करोगे तो आया 1296 इंटू 10⁵ इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। आपका मैग्नीट्यूड निकल आया। ये कितने लोगों का आ गया था? 36 इंटू 36 कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। ये है कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। आपको यहां से स्टार्ट करना है। N2 = N1 कितना है? 1। M1/M2। ऐसा यूनिट में M1 क्या होता है? kg में। M1 क्या में होता है? kg में, है ना। और M2 क्या दिया है आपको? M2 दिया है क्विंटल में। एक क्विंटल में कितने kg होते हैं? 100 kg। kg और kg कैंसिल, 1/100 रह गया, 10⁻² रह गया। अगला ऐसा यूनिट में, लेंथ मीटर में, लेकिन आपके यूनिट में दिया है मिलीमीटर में, 10⁻³ मीटर। मिली का मतलब 10⁻³ सफिक्स है। ये नीचे 10⁻³ है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? 10⁻+3।
10⁻², 10⁻+3। अगला 1 सेकेंड और टाइम दूसरे यूनिट में क्या 1 आवर। 1 आवर में 60 सेकेंड 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, कितना बना 3600 सेकेंड। 1 आवर में 3600 सेकेंड लिख दिया। 3600 सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड कैंसिल। 3600⁻², ऊपर जाएगा तो 3600⁻², नीचे अगर माइनस पावर है ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगी। आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या जिन्होंने नहीं किया था उनको आ गया बेटा? जिन लोगों ने नहीं किया था उनको आ गया? क्वेश्चन नंबर 59 कई लोगों ने बीच में पूछा था कि लेंथ डिपेंड अपॉन g⁻x, c⁻y एंड h⁻z। तो x, y और z की वैल्यू निकालनी थी। कोई नहीं, डेराइव करना है, वैसे ही ड्राइव करना है जैसे पहले बोला था। ये आ गया लेंथ, ये g m-1l3t-2⁻x, ये c lt-1⁻y और h ml2t-1⁻z। पावर आ गई। और जब इक्वेट किया आपने, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, x आ गया 1/2, x इक्वल टू z है, z भी आ गया 1/2, x भी 1/2, z भी 1/2 और ये आ गया कितना -3/2। ये आंसर। तो डिराइव करना है इक्वेशन को, जो कि तरीका आपको आज बताया उसी तरीके से किया। लेंथ वो बोल रहा है डायरेक्टली पोजिशन टू जी, देख लो अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन है। सॉल्यूशन मत समझने लगा रहा करो, पहले इस क्वेश्चन समझ लो। जो काम करना है ना बेटा, उसमें अगर आप थोड़ी मेहनत करो तो टॉप पे रहो। नीचे वालों की कहीं कोई कीमत नहीं होती है। जो दब जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए भी। हम भी अगर पढ़ाने में ठीक नहीं होते, तुम यहाँ नहीं होते। जो अगर नंबर जिसका डाउन चला गया वो ख़त्म हो लिया, वो गायब हो लिया। ये सभी के लिए, सारी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है, आपके पेरेंट्स के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी। तो जब काम करना ही है, पढ़ाई का काम, एक काम दिया हुआ घर वालों ने, उसको शिद्दत से करो ना यार, दिल से करो। क्या मुझे बन के निकलना है यहाँ से? जब बनाने वाले बैठे हैं, हम बोल रहे हैं हमारी थोड़ी हेल्प करो, बस इतनी हेल्प करो कि जो चीज़ें हम बोल रहे हैं याद करके आओ, असाइनमेंट करके आओ, बस उतना करना है। इतनी हमारी हेल्प करोगे तो 2 साल के बाद हमारे तुम्हें कहीं ना कहीं जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं ना चलेगा कि तुम लोगों को असाइनमेंट दी हुई है, याद करने में कुछ दिया गया है, मुंह चक के खड़े हो जाओगे। और जब टाइम तुम्हारे पास होगा पूछने का, तो तुम ही हा करके जगह जगह नाच रहे हो, उसमें पूछना नहीं है। क्या अब आ गया बेटा? इसी तरीके हो गया। हो गया बच्चों। इसी तरीके से एक 91 क्वेश्चन सुबह लोगों ने पूछा था, ये भी देख लीजिए। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एन दिया है डी, माइनस साइन का डायमेंशन नहीं होता, इसलिए माइनस लगाया ना लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे डी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है, वो आ जाएगा n इंटू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय n2 माइनस n1। x2 माइनस x1 के डायमेंशन क्या होंगे? जो x के हैं, लेंथ के दिए हैं आपको अगर असाइनमेंट देखोगे। और n2 माइनस n1 के डायमेंशन क्या होंगे? जो दोनों के हैं वही, मान लो वो n है, वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम, शायद ऐसा है। देना असाइनमेंट।
क्वेश्चन नंबर 91 भाई, 97, हाँ। तो देखो केप्लन क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। केप्लन आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया क्या होता है, L2 लिख दूं बेटा, एरिया का अगर L2 लिखता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो n का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, L-2 T-1। क्या ये समझ में आया? ठीक है, N2 - N1 क्या दिया है, आगे पढ़ें जरा। मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो n क्या आपको दिया बेटा, N1 और N2 के सेम डायमेंशन है, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया, L-3, N1 का भी N2 का भी L-3। अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, क्या बचा कुछ, x लेंथ है, तो n का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, L-2 T-1। x का क्या हो गया, लेंथ, और n का क्या हो गया, L-3। ये d का डायमेंशन फॉर्मूला हो लिया। NCERT की प्रॉब्लम है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 97 था आपका। कल मॉर्निंग तक, आज का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आज वही लेक्चर रिपीट हुआ है, मॉर्निंग तक आपको सबको असाइनमेंट सबमिट करनी है, ऑफिस में अपने रजिस्टर रख के जाने हैं। जैसे जैसे आओगे डायमेंशन फॉर्मूले साथ साथ पूछता जाऊँगा, असाइनमेंट उन्हीं की सबमिट होगी जो कि डायमेंशन फॉर्मूला बताते चले जाएंगे, बाकियों की नहीं। हो गया जी? क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? इसके बाद एक लेक्चर हमने एरर पे लगाना है, एरर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे। 2 घंटे काफ़ी होंगे शायद उसको करने के लिए, और उसके बाद हमारी फिजिक्स फिर शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एरर्स की, आज शुरू बाद में करेंगे। एरर्स इन मेजरमेंट, तो ये कोई फिजिक्स नहीं है, मेजरमेंट के एरर की बात कर रहे हैं, और मेजरमेंट हर जगह करनी पड़ती है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और जगह भी, हर साइंस में मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो जब मेजरमेंट करोगे तो एरर तो आना ही आना है। एरर इसलिए आता है, कई जगह कम आएगा, कई जगह ज़्यादा आएगा एरर, लेकिन आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि एरर नहीं आया। मान लो कि आपके पास ये कोई लेंथ है मेजर करने के लिए, और नीचे आपके पास एक स्केल है, और स्केल में रीडिंग लगी है बेटा, ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 है, 2 3 4, ये 2 है, और आपको कहा गया कि इस लेंथ को मेज़र करो भाई, और आप अच्छे से जानते हो, आप अच्छे से जानते हो कि 1 के बारे में हम श्योर हैं कि 1 तो है ही है। उसके बाद 1 2 3 4, 1.4 भी है ही है ना। लेकिन 4 और 5 के बीच में जो आपकी लेंथ जा रही है ना, तो या तो मैं इसको 1.4 लिख सकता हूँ या 1.5 लिख सकता हूँ, क्योंकि बीच में कोई रीडिंग है ही नहीं जिसको मैं लिखूंगा।
अगर 1.4 लिखता हूँ तब भी गलत है, 1.5 लिखता हूँ तब भी गलत है, बीच में कोई रीडिंग मेरे पास है नहीं नोट करने के लिए। यही हो रहा ना, मतलब लास्ट डिजिट जब भी आप मेजर करोगे उसमें एरर आपने कसम खाई हुई है ज़िंदगी में कि मेरे एरर भाई इंट्रोड्यूस करना ही करना है, वो आपके हाथ में नहीं है, होगा ही होगा। अगर और सेंसिटिव स्केल ले लेते हो तो उसमें भी दो जो रीडिंग होगी उनके बीच में तो गैप होगा ना, उसके बीच में रीडिंग नहीं होगी। आपकी रीडिंग या तो इसके आसपास होगी या दूसरे के आसपास होगी। तो आप पास वाली को लिखते हो 1.4, सपोज मैंने लिख दिया, तो 1.4 अगर लिख दिया तो मैंने, मुझे पता है मैंने एरर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये लास्ट वाली डिजिट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल, और इसमें हमेशा एरर रहेगा ही रहेगा। आप कितना भी छोटा से छोटा स्केल ले लो या मेजरमेंट के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, पहली डिजिट या दूसरी या तीसरी कितनी भी हो सकती हैं, वो डिजिट जो है वो कॉन्फिडेंट है उसके बारे में, हम लास्ट डिजिट के बारे में हम कभी कॉन्फिडेंट होते नहीं हैं, उसमें एरर आएगा ही आएगा। तो वो कैसे एरर कैसे आता है, कितना आता है, कैसे आगे प्रोपेगेट करता है, इस चैप्टर में अपने को इस चीज़ से डील करना है। समझ गए बात को? एरर दो टाइप के हैं, तीन टाइप के बल्कि, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स और लीस्ट काउंट एरर्स। मत लिखो, वैसे ही सुन लो, दोबारा करवाना पड़ेगा, मैं शुरू तो करवाना ही है। सिस्टमैटिक एरर का ये होता है कि अपने को पता है उसका कि एरर इंट्रोड्यूस कर दिया बॉस मैंने, उसका कॉज नोन होता है, लेकिन रैंडम एरर का कॉज पता ही नहीं होता हमें। जैसे शायद आप जानते हो कि एमीटर लैब में, आप फिजिक्स लैब में हो, एमीटर से आप करंट मेजर कर रहे हो, क्या आप जानते हो कि एमीटर के अंदर मैग्नेट्स होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल होती है जो कि घूम रही होती है, उसके साथ नीडल अटैच होती है। तो अगर आपका कोई दोस्त लैब में जेब में पॉकेट में मैग्नेट डाल के घूम रहा है, वो भी नहीं जानता कि वो रीडिंग चेंज करा, लेकिन तुम्हारे नज़दीक आके क्या करा है, और उसी टाइम तुमने रीडिंग ले ली, तुम्हें नहीं पता उसकी पॉकेट में मैग्नेट था। हाँ, ये ज़रूर पता है कि एमीटर के अंदर मैग्नेट होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन तुम्हारा दोस्त जब मैग्नेट लेके आया उसने मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टर कर दी, नीडल कहीं और ही चली जाएगी, तुमने वो रीडिंग ले ली, तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन तुमने एरर इंट्रोड्यूस कर दिया, वो रैंडम एरर है। तो रैंडम एरर का हमें पता नहीं चलता, लेकिन सिस्टमेटिक एरर का एरर हमें पता है। जैसे मेरा मान लो कि एमीटर ही है, उसकी जब मैं उसमें से करंट पास नहीं कर रहा हूँ तो उसकी नीडल कहाँ होनी चाहिए, ज़ीरो पे, लेकिन मैंने एमीटर उठाया और नीडल ज़ीरो से थोड़ी सी आगे, पर मेरे पास ऑप्शन भी कोई और नहीं है, कोई और दूसरा एमीटर भी नहीं है, नोन है मुझे कि बॉस मैं जब रीडिंग लूँगा तो गलत आएगी, है ना, फिर भी मैंने वो लगाया क्योंकि मेरे पास दूसरा एमीटर था ही नहीं। तो सिस्टमेटिक एरर में आपको पता होता है कि आप एरर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, रैंडम एरर में आपको पता नहीं होता कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक, तो ये एरर इन मेजरमेंट है बेटा, फिजिक्स से फिर से नहीं है। तो एरर किस तरीके से आते हैं और कैसे आगे प्रोपेगेट करते हैं, ये इस चैप्टर में करना है। आई होप एक लेक्चर में हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉपर फिजिक्स में मूव कर पाएंगे। और प्रॉपर फिजिक्स में मूव करने से पहले फिर थोड़ा पंगा पड़ेगा, पर फिजिक्स शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुझे काइनेमेटिक्स नहीं करवाना आपको, पहले मुझे करवाने पहले वेक्टर्स, क्योंकि अगर वेक्टर से पहले जिन लोगों ने कर लिया है, तारा वालों ने मेरे ख्याल शुरू कर लिया है, वेक्टर से पहले ही काइनेमेटिक्स कर लिए, तो मैं नाइन्थ वाली काइनेमेटिक्स करवाई जाएगी, क्योंकि अगर वेक्टर की नॉलेज नहीं है तो तुम 9th वाली काइनेमेटिक्स कर रहे हो, +1 वाली काइनेमेटिक्स नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें सारे अब क्या क्या है काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ है और वेक्टर की नॉलेज तुम्हें नहीं होगी तो तुम उसको नहीं कर सकते। चलिए, एक लेक्चर हमारा और बचा है भाई, ये एरर्स वाला, ये करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही कर रहे हैं जी हम लोग। लो भाई, तुम्हारी वीडियो में लास्ट में अपनी शक्लें भी देख लेना। ये वीडियो डाल दूंगा आज मैं, है ना, तुम अपनी शक्ल देख लेना इसमें।
चलिए थैंक यू बेटा। ऑनलाइन वालों अटेंडेंस डाल देना अपने बच्चों। ओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों